video shoot, but we don't care. Alright? We don't care. World history. और be quick and आप कॉपी निकाल लीजिए अपना. आप कॉपी with you. World history. हम लोग आज वर्ल्ड हिस्ट्री और टाइम नहीं है मेरे पास. बहुत कम समय बहुत कुछ कवर करना है. वर्ल्ड हिस्ट्री. पहले देखें इनको वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे. तो बहुत टीचर इसको अलग अलग भाग में तोड़ते हैं, 4 भाग में भी तोड़ते हैं, मगर मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, आई वुड लाइक टू डिवाइड वर्ल्ड हिस्ट्री इन 2 ग्रुप. ग्रुप 1 and is your group 2. In group 1 I would like to put first one feudalism. क्या है ये feudalism? feudalism के बारे में समझेंगे, यूरोप का फेनोमेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया में feudalism और यूरोप का फेनोमेना दोनों बहुत अंतर है, इसके बारे में जानेंगे. सेकेंड वन इज रिनासांस. यही रिनासांस है जी, यानी कि न्यू बर्थ, यूरोप एक नया देश बन रहा है. समझे ना, डार्क एज क्रॉस होने के बाद 6th सेंचुरी से लेकर 4th 10th सेंचुरी तक बहुत दिक्कत था. क्यों? क्योंकि रोमन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर टूट गया था जी 6th सेंचुरी में. जब ये टूटा और जो 400 साल का जो ये यातनाएं झेले हैं, उसके बाद कैसे फिर से रोमन एम्पायर अलग अलग भाग में किस तरह फ्लरिश किया है वो सब हम जानेंगे. तो रिनासांस. थर्ड वन इज योर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज. जो ज्योग्राफिकल डिस्कवरी जैसे स्पेन हो गया, पोर्टुगल हो गया, ये सब ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज कर रहे हैं. इससे क्या है कि बाकी के बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज पता चलता है कि ये भी है. 15th सेंचुरी में पता कर लिया गया, कल बताया सरगसम वाला. इसी तरह ज्योग्राफिकल जो डिस्कवरीज ये सभी चीज पता करेंगे हम लोग यहाँ पे. यदि इसी को मैं आगे खींच दूं तो वास्को ड गामा भाई मैं बात कर सकता हूँ, हाँ बहुत सारा बात कर सकता हूँ इस तरह का. उसका फोर्थ वन रिफॉर्मेशन. प्रोटेस्टेंट क्लास आ गया यूके में, 1668 का ग्रेट रिवॉल्यूशन हो चुका है, मार्टिन लूथर किंग आ गया है, यानी कि द रिफॉर्मेशन. और द रिफॉर्मेशन का जो काउंटर होगा दैट इज द काउंटर रिफॉर्मेशन. काउंटर रिफॉर्मेशन. फोर्थ वन. फिफ्थ वन इज द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अमेरिका को कैसे आजादी मिला वो मजाक नहीं. अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला तभी जाकर फ्रेंच को भी मिला. क्यों? क्योंकि वहीं का अनुभव लेकर वहां पे जाके उसने कर दिया 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो हम पहले बात करेंगे द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. क्यों? पहले 13 कॉलोनीज था अमेरिका. अभी जो तुम लोगों को 50 स्टेट दिखता है, 50 स्टेट नहीं था, उसमें 13 स्टेट्स था. कैसे ये फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1 हुआ, कैसे 2 हुआ और कैसे जाके इसको फाइनली बोस्टन की पार्टी हुआ और फाइनली जाके इसको आजादी मिल गया. ये सभी चीज हम लोग जानेंगे. The American War of Independence. Sixth one is, as I told earlier also, the French Revolution. Seventh one is your very important French Revolution. बात होगा और नेपोलियन बोनापार्ट का बात ना होगा तो वही कर सकता है. नेपोलियन बोनापार्ट जिसने पूरा समीकरण ही बदल दिया यूरोप का. एक आदमी पूरा समीकरण चेंज हो गया है. वो कौन थे? नेपोलियन. नेपोलियन का नाम अभी भी बहुत बड़ा है. नेपोलियन बोनापार्ट है. जर्मनी में हिटलर बहुत बात का है. नेपोलियन बोनापार्ट है. और यदि जर्मनी का यदि फादर किसी को कहा जाएगा तो बिस्मार्क है. बिस्मार्क है जी. गैरिबाल्डी इटली का. कैबियोर इटली का. अब उसके बाद यदि नाजिज्म के टाइम में था तो फासिज्म भी था. एट द सेम टाइम पैरेलल चल रहा है. वही तो है जो प्योर ब्लड में विश्वास करता है. और कहीं ना कहीं अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं बोल नहीं सकता. आरएसएस कंट्रोवर्सी हमेशा है. हाँ वो नहीं बोलूंगा मैं, अभी फंस जाऊंगा मैं. इसको ऑफ करते हैं वीडियो शूट. नहीं बाद में we'll talk after. No. Europe after Napoleon. Being a public forum, you have to be very accountable. कुछ भी बोल सकते हो अंदर. Yes. और मीडिया में can't say anything. No, sir. ये होना चाहिए. Yes, sir. यूरोप आफ्टर नेपोलियन. नेपोलियन के बाद यूरोप. बताइए मेटालिक सिस्टम आ गया यहाँ पे. यूरोप जो आपका ये फ्रांस कितना आगे बढ़ा. हाँ फ्रांस आ गया. सॉरी नेपोलियन बोनापार्ट कितना फ्रांस को आगे ले गया. जर्मनी को अलग कर दिया. जर्मनी को 39 स्टेट्स में कर दिया, क्योंकि उससे पहले 1500 स्टेट्स में डिवाइडेड था. तो ये जो चेंजेस है
और नेपोलियन के जाने के बाद क्या यूरोप में चेंज हुआ, बहुत कुछ चेंज हुआ, मेटालिक सिस्टम हुआ, यू गेट एवरीथिंग। नाइन्थ वन इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। यहीं से बात आता है, बोलते हैं ना पेरिस एग्रीमेंट, यही तो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। 1668 में जब ग्लोबल रिवोल्यूशन हुआ, साइंटिफिक टेम्परामेंट हुआ, बहुत तरह का कला आया, वहां पे इंटरप्राइजेस हुआ, वर्चन का बहुत तरह का बात हुआ, उसके बाद जाके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1750 में आता है, जो आस्ते आस्ते करके पूरा यूरोप में फैलता है। नेपोलियन बोनापार्ट वो शख्सियत था जो कि वहां यूके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दूसरे नेशन पे लाया है। यानी कि बोनापार्ट का नाम बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आल्सो, विल सी। और जब बोनापार्ट का बात होगा तो 1804 का वो नेपोलियन कोड समझ में आना ही चाहिए। उसने पूरा यूरोप को चेंज कर दिया, उसने पूरा चुनौती दिया था यूके को, समझे ना। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो क्या करेंगे पहले, एग्रीकल्चरल एंड योर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एंड देन यू हैव वेरी गुड टॉपिक दैट इज सोशलिज्म। क्या है ये सोशलिज्म, जानते हो ना, सोशलिज्म, वेलफेयर स्टेट, कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल, सोशियोलॉजी, सब चीज जानेंगे। लेबर मूवमेंट हो गया, जब कभी चलता है कि नहीं चलता, आईएलओ बना के नहीं बना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना के कुछ नहीं बना, रशियन रेवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, सब वहीं से तो आया है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी कि सोशलिज्म और जो लेबर मूवमेंट्स हुए थे, स्पेशली इन यूरोप का बात करेंगे, बिल्कुल एशिया में भी हुआ है। मेंशेविक और बोल्शेविक पूरी तरह उसी का बात था। फैक्ट्री में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज का जो रिलेशन होगा, और उसके बाद हमारे इंडिया में भी उसका एक्ट का असर पड़ता है। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया था 1920 के आसपास। 11th नंबर 11 क्या है, कॉलोनिज्म। कैसे गुलामी बनाए, कैसे गुलाम बनाए, कॉलोनिज्म। इंडिया कॉलोनी था कि नहीं था, इंपीरियलिज्म, कॉलोनी बन गया तो इंपीरियलिज्म करना कितना आसान हो गया, पूरा इंपीरियल पावर। और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में, कॉम्पिटिटिव के दौर में कोई कंट्री सबसे आगे निकल गया सबको छोड़ते हुए, तो यूके है। यूके ने सबको कब्जा लिया, सबको कब्जा लिया यूके ने। इट इज ऑल अबाउट योर कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो ग्रुप 1 क्या है, फिर से बता दूं, फ्यूडलिज्म, रेनेसांस, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, रिफॉर्मेशन एंड द काउंटर रिफॉर्मेशन, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट, यूरोप आफ्टर नेपोलियन, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म एंड लेबर मूवमेंट्स इन यूरोप, एंड कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। दिस इज द पार्ट ऑफ योर फर्स्ट ग्रुप। राइट डाउन, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू रफ दिस, बी क्विक, आइदर यू कैन क्लिक द फोटो। नहीं टाइम है मेरे पास, जल्दी, यदि नहीं लिख पाए तो छूट गया सब चीज। तो ग्रुप 1 में हमने कितना लिया पार्ट्स, 11 है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप 2 का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अरे अब यूनिफिकेशन होगा इटली का, अब यूनिफिकेशन होगा जर्मनी का, अब वर्ल्ड वॉर होगा, फिर बीच में तुम्हारे बहुत सारे नेशन स्टेट्स बनेंगे, उसका फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, फिर जापान और चाइना का उदय होगा, बहुत सारा चीज है ना जानने के लिए। दैट इज ऑल अबाउट ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 में सिस्टमैटिक तरीके से बता दूं कि ग्रुप 2 में क्या क्या होगा। फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का कैसे यूनिफिकेशन हुआ, इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सेकंड वन इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का किस तरह यूनिफिकेशन हुआ। थर्ड वन इज योर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस तरह हुआ है। फोर्थ वन इज योर रशियन रिवॉल्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1917 का जो रशियन रिवॉल्यूशन है वो पूरा बदल दिया, अभी तक वही रशिया ही है जो सोशल प्रिंसिपल को आगे लेके चलता है। बाद में रशिया के बाद क्या हुआ, बहुत सारे कंट्री ने उसको एमुलेट किया है। दैट इज ऑल अबाउट रशियन रिवॉल्यूशन। फिफ्थ वन इज योर द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बना था किस लिए, इसलिए बना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बड़ा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। मगर फेल कर गया, ये पूरी तरीके से फेल कर गया। क्यों, क्योंकि हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर। लीग ऑफ जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना ना जी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन भी बना था, ये काम नहीं किया, ये पूरी तरीके से बर्बाद हुआ। क्यों, क्या कारण है, कारण यही है कि राइज ऑफ फैसिज्म। राइज ऑफ, मोबाइल ऑफ कर दो या फेंक दो। राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। फैसिज्म मतलब क्या, इटली में जो प्योर ब्लड वाले जो बताए थे, है ना, गलीबंटी सब थे ना जी, पूरा चेंज ही कर दिया वहां का। उसके बाद नाजिज्म, हिटलर का जर्मनी में। अब कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया यहाँ पे, इसके बारे में पढ़ेंगे।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ एशियन नेशन। अब एशिया का नेशन का भी ग्रोथ हो रहा है ऑन द पावर ऑफ द यूरोपियन नेशंस। अब जापान तो ऐसा कंट्री है, जापान को जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम प्रशंसा है उसके लिए। क्यों? जो यूरोपियन यूनियन ने, जो यूरोपियन नेशंस ने जो 100 साल में किया वो मात्र 20-30 साल में जापान ने कर दिया। आज जापान में हिरोशिमा नागासाकी का भी इतना बड़ा एपिसोड हुआ, उसके बाद भी कितना जल्दी अर्थव्यवस्था सुधार लिया, कितना सुधार लिया कि जापान है इतना छोटा सा नेशन, कितना जल्दी इसने अपने आप को संवारा है। ये सीख है बड़े बड़े कंट्रीज के लिए। राइज ऑफ एशियन नेशन। चाइना एंड जापान। नाइन्थ वन इज योर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अब बना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रेशर हो गए, जो तुम्हारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुनते हो, सभी चीज बनना शुरू हो गया। अब क्या हुआ? अब तुम्हारा तुम्हारा जो ट्विन वाला जो सिस्टम IMF, वर्ल्ड बैंक, ये बनना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यूरोप पूरा धराशायी हो चुका है, यूरोप को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है। एवरीथिंग, सभी चीज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के टाइम में ही हुआ था। और वाशिंगटन है कि नहीं है दोनों का ट्विन सिस्टर कहा जाता है ना जी, IMF और वर्ल्ड बैंक का। तो अब नए नए सिस्टम बनेंगे जो कि जाकर तो पेपर 2 से भी मैच कर जाएगा, GS पेपर 2 से। ऐसा नहीं कि खाली वर्ल्ड हिस्ट्री खाली पेपर 1 से ही लिंक होगा, ये पूरी तरीके से लिंक कर जाएगा वहां पे। और कहीं तो आपका सोशलिज्म वगैरह इंडियन सोसाइटी से ही मर्ज कर जाता है, तो कोई सेग्रीगेशन में नहीं चलता है यहाँ पे। कोल्ड वॉर बताइए, इसको कौन भूल सकता है? कोल्ड वॉर हुआ है, यही कोल्ड वॉर तो हुआ, इतना लंबा समय तक चला है। अंदर ही अंदर वॉर हो रहा है, किसके बीच में? USSR और USA के बीच में। और फाइनली 1991 में USSR कोलैप्स हो जाता है, जिसमें मेजर पोर्शन रसिया बन के निकल जाता है। अब बहुत सारे सेंट्रल एशिया अलग हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? 1991 के बस यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। मात्र दुनिया में एक सबसे सर्वश्रेष्ठ एक होगा, वो US होगा। सबको पीछे कर दिया इसने। डोंट सी दिस, ठीक है, फोकस ऑन दिस। 11 दिस द कोल्ड वॉर, ऑल अबाउट कोल्ड वॉर। अब उसका डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन मतलब क्या है? जितने कॉलोनी बना के रखे थे, जैसे इंडिया हो गया, तुम्हारा आसिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, पूरा कॉलोनी था यूरोप का पावर का। यूरोप का पावर तो बहुत जगह था ना, वो स्पेन हुआ, पोर्टुगल हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, बहुत जगह उसको कब्जा के रखा था। अब आ गया समय, खाली करो। दैट्स ऑल अबाउट डीकोलोनाइजेशन। और यूपीएससी पूछ लेती है स्पेसिफिक सर्विस में 2017-18 में कि किस तरह अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ था। यस, यू शुड नो, पूछ लेता, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है। डीकोलोनाइजेशन, यहाँ से डीकोलोनाइजेशन हुआ। और उसके बाद एक सबसे बड़ा एक नया कॉन्सेप्ट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसके पायनियर कौन थे? हमारे इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जी। इसने क्या बोला? ना हम सोशलिस्ट ब्लॉक की तरफ जाना चाहेंगे, ना हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ जाना चाहेंगे। हम अभी जस्ट हमको आजादी मिला है, हमको इंडिपेंडेंट काम करने दीजिए, हम किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, हम अपना काम करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक पावर इस तरफ खींच रहा था, एक पावर इस तरफ खींच रहा था, दोनों अलग अलग पावर है, समझ रहे हो ना? तो अब क्या करना है? इसने अपना ब्लॉक लिया, अपना ब्लॉक के साथ चला। उसी में तुम्हारा नाजिब साहब भी इजिप्ट से आए थे, या बेलग्रेड में तुम्हारा कॉन्फ्रेंस हुआ था। और उस समय जितने भी तुम्हारे जो न्यू वर्ल्ड कंट्रीज थे, यानी कि नए नए जो उदय कर रहे थे, अपलोड किया गया इसको कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जब बना था, इसने बहुत क्रेडिट लिया था। ये अलग बात है कि प्रेजेंट के टाइम में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का रेलेवेंस उतना रहा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का फॉरेन पॉलिसी बदल गया है। अब हम टिल्टेड हो चुके हैं। 2004 और 3 के बाद तुम देखो तो हम यूएस की तरफ ज्यादा मूव किए हैं। जब यूएस की तरफ मूव किए तो ऑब्वियसली सी बात है हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ मूव कर रहे हैं। जब कैपिटलिस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो कहाँ का रिलेवेंस अब नाम रहेगा? नाम का मतलब है कि नाम सोशलिस्ट की तरफ रहेंगे ना कैपिटलिस्ट की तरफ रहेंगे। हमको जो जरूरी है उस हिसाब से काम करेंगे। यस, इट इज ऑल अबाउट नाम। एंड लास्ट वन इज योर मॉडर्न वर्ल्ड। उसके बाद मॉडर्न वर्ल्ड में क्या क्या एक्टिविटी हुआ है? हम मानते हैं कि आपने डीकोलोनी कर दिया, हम मानते हैं कि आपका साम्राज्य खत्म हो गया, बस जिस तरह का आपका नियो कॉलोनियलिज्म, नए नए तरीके से आप देश लूटते हैं, यानी कि देखो डोमिनोज पिज्जा आ गया, अलग अलग चीज आ रहा है तुम्हारे कंट्री में। अब देखो यहाँ कल्चर खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, ये भी एक तरह से कॉलोनियलिज्म है। ये कॉलोनियलिज्म है, उसका पार्ट है, सबसेट है। यदि इस चीज को नहीं रोका जाए तो कंट्री का पूरी तरीके से हो जाएगा। अभी बॉलीवुड नहीं देखना है किसी को, अभी हॉलीवुड देखना है। क्यों देखना है? पूरा कैप्चर है, माइंड कैप्चर है, वो भी एक तरह से कॉलोनाइजेशन का ही पार्ट है। इसी को बोलते हैं न्यू कॉलोनाइजेशन। समझ में आया? ये मॉडर्न वर्ल्ड में सभी चीज हम लोग जानेंगे इसके बारे में।
तो मोर और लेस हमको टॉपिक कितना हुआ, फर्स्ट ग्रुप में हम 11 टॉपिक कवर किए और सेकंड में हम लोग 12 टॉपिक कवर करेंगे, यानी कि मोर और लेस 11 into 2 कितना हुआ, 22 + 1 23। यदि मिसलेनियस जोड़ दूं तो कम से कम 25 टॉपिक हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर करेंगे और डिटेल्स में कवर करेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री कोई छोटा चीज नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर यू हैव टू डेडिकेट, यू हैव टू गिव डेडिकेशंस, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। तो क्या पढ़ेंगे ग्रुप 2 में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशियन रिवॉल्यूशन, लीग ऑफ नेशन, राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म, सेकंड वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ योर एशियन नेशन दैट इज चाइना एंड जापान, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर में कौन कंट्री इन्वॉल्व है, यूएसएसआर और यूएसए, एंड 11th वन इज डीकोलोनाइजेशन एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एंड 12th वन इज योर मॉडर्न वर्ल्ड। ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 में कवर कर चुके हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्ट्रिक्टली सी ग्रुप नंबर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक था क्या था जी, फ्यूडलिज्म। देखो जरा, फ्यूडलिज्म, आई नो दिस थिंग एंड इट इज अ वेरी डीमोटिवेटिंग फैक्टर फॉर द टीचर। ये बहुत गलत बात है, मतलब टीचर के लिए बहुत ही ये गलत हो जाता है। मिटा दिए फोटो यू कैन क्लिक फ्रॉम देयर। अब खड़े हम खड़ा हो जाते हैं सब। नो नो बैठिए, मैं बैठेंगे तो हल्का हल्का नहीं रहिए ना, अब बस इसीलिए साउंड हम बढ़ा के बोल रहे हैं, यही कारण है, नहीं तो हमको चिल्लाने का शौक तो है, मैं इतना भी नहीं है। इंटेंसिटी हम ले लाएंगे सब सो जाएगा, थकावट की वजह से। यस आई नो दिस। क्लास में भी करेंगे, उसमें भी उसमें भी रोना है हमारा भी यही, हम फिर वो स्टैटिक है, जोड़ देना ही पड़ेगा हमको, आई हैव टू गिव एफर्ट, कोई फायदा नहीं है। फ्यूडलिज्म देखो, अब इसके बारे में बात करते हैं। फ्यूडलिज्म पहले समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है बाबू। और हाँ, आपसे कोई भी क्लास में फोन नहीं उठा सकता है, इट इज स्ट्रिक्ट, ठीक है ना, बहुत छूट हो गया, ये वेरी बैड एटीट्यूड। कोई सिविल सर्विस का आ रहा है तैयारी करने के लिए, अब मोबाइल फोन उठाता है क्या कभी? कोई हो ही नहीं सकता है ऐसा, जाके देखो दिल्ली में, समझ में आ जाएगा सभी चीज, भगा देता है बाबू, निकाल देता है गेट से, समझ रहे हो ना, सच बोल रहे हैं हम। यहाँ पे देखते कि मोबाइल बात हो रहा है, नहीं होता इस तरह के डेकोरम से कभी कोई सिविल सर्विस नहीं निकालता है, बता देते हैं। बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत ईमानदारी चाहिए इस एग्जाम को पास करने के लिए, बहुत मेहनत चाहिए इसमें, खाली बोल देंगे कि पास हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत डेडिकेशन चाहिए, रियली बता रहा हूँ। फ्यूडलिज्म का बात करते हैं, पहले उससे पहले हम बताना चाहेंगे क्या स्थिति रहा है। देखो ऐसा है कि तुम लोग प्रभाव में भी सुने होंगे कि रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे। रोम इतना बड़ा साम्राज्य था जो एक दिन में नहीं बना, ये बहुत बड़ा साम्राज्य था जी। अब ये साम्राज्य क्या हुआ कि 6th सेंचुरी में ये साम्राज्य टूट गया, 2 भाग में। और ये साम्राज्य यदि मैं अभी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो कितना बड़ा था, तो यहाँ मैप में तुम देख सकते हो, बगल में जो तुम्हारे पास है, अभी देखते हो फ्रांस, ये जो फ्रांस, स्पेन है, पोर्टुगल है, इटली है तुम्हारा, और ये जितने भी है, ठीक है, ये टर्की है, ये इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये सभी जो जितने पार्ट देख रहे हो, टर्की, ये सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, ये सभी तुम्हारा इसका पार्ट था, रोम का पार्ट था। उस समय शुरू में रोम का पार्ट था, मगर 6th सेंचुरी में क्या हुआ, ये रोम 2 भाग में डिवाइड हो गया, रोमन एम्पायर, इतना बड़ा रोमन एम्पायर 2 भाग में टूट गया जी। और 2 भाग में टूटा तो पहला भाग क्या है, स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस, इटली और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पहला हो गया, जिसका कैपिटल तुम्हारा रोम, जो कि इटली का एक हिस्सा है। रोम का बहुत बड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ क्रिश्चियनिटी का घर क्या है, रोम है। बताएंगे जब इटली का जब यूनिफिकेशन बताएंगे तो उस समय बताएंगे कैसे पोप रिलेटेड है तुम्हारा उससे, रोम से। पोप जानते हो नहीं जानते हो? यस सर, है ना, जो सबसे हेड होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे यहाँ पे। यानी कि एम्पायर 2 भाग में टूट गया, ये ईस्टर्न एम्पायर, ठीक है, वेस्टर्न एम्पायर। और ईस्टर्न एम्पायर कौन सा है, टर्की है, सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजराइल है, इजिप्ट है, और ये वाला थोड़ा सा लीबिया वाला हिस्सा है, और ग्रीस है। तो ये वाला दूसरा पार्ट हो गया, यानी कि पूरा इतना बड़ा साम्राज्य 2 भाग में टूट गया। और गेटिंग मी, जब 2 भाग में टूट गया तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें क्या क्या समीकरण आए वो सभी चीज हम लोग जानेंगे, तब जाके हम लोग जानेंगे कि फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ फ्यूडलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो देखो 6th सेंचुरी में क्या हुआ बाबू, रोमन एम्पायर, जो इतना बड़ा रोमन एम्पायर था वो 2 भाग में टूट गया जी।
फर्स्ट वन इज योर वेस्टर्न एम्पायर, जो कि ऊपर का रहेगा वेस्टर्न एम्पायर, और नीचे वाला तुम्हारा ईस्टर्न एम्पायर। वेस्टर्न एम्पायर में यदि मैं प्रेजेंट डे का बात करूं, प्रेजेंट डे में कौन सी तुम्हारा वेस्टर्न एम्पायर से मर्ज कर जाता है, तो तुम्हारा जो पोर्टुगल है, पोर्टुगल प्लस स्पेन प्लस फ्रांस हो जाएंगे तुम्हारे। उसके बाद ऑस्ट्रिया, हाँ ऑस्ट्रिया में कितना बड़ा बात हुआ था, चाहता था कि नहीं चाहता था जर्मनी को साथ में लेके चलना हिटलर के टाइम में, क्यों जर्मन बोलने वाले लोग थे वहां पे। तो ऑस्ट्रिया थे तुम्हारा। उसके बाद स्लोवेनिया प्लस योर क्रोएशिया प्लस योर बोस्निया प्लस योर मेंटेग्रो प्लस योर इटली, इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लस योर सम पार्ट्स ऑफ योर मोरक्को प्लस योर अल्जीरिया प्लस तुनिसिया प्लस लीबिया। इतने कंट्री क्या हो गए वेस्टर्न एम्पायर में हो गए डिवाइड, समझे, बता दिए वहीं पे। मेडिटेरेनियन ठीक है, ऊपर वाला मेडिटेरेनियन से ऊपर वाला पार्ट और छोटा नीचे वाला ही पार्ट, ये वाला मोरक्को देखो, ये वाला पार्ट यहाँ तक, ठीक है। और लीबिया दोनों का कॉमन था, ये एक साथ और ये वाला ये एक साथ, दो एम्पायर में डिवाइड हो गया। तुनिसिया हो गया ऊपर, यही यहाँ पे लिख दिए तुनिसिया, देखिए यहाँ पे मोरक्को अल्जीरिया है, तुनिसिया, ठीक है। आप देखो ईस्टर्न यूरोप, आप देखो वेस्टर्न यूरोप का कैपिटल क्या हो गया, इसी का कैपिटल तुम्हारा क्या था, रोम था। रोम कहाँ में है, कहाँ पे है रोम, इटली में है, नॉट फ्रांस, इटली बहुत सिग्निफिकेंट है जी क्रिश्चियनिटी के लिए रोम। उसके बाद देखो जो ईस्टर्न यूरोप है, जो दूसरा भाग में टूटा था, तो दूसरे भाग में अभी के कॉन्टेक्स्ट में क्या, अल्बानिया प्लस ग्रीस, समझो, मैसिडोनिया, बल्गेरिया, टर्की तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीरिया कुछ हिस्सा, जॉर्डन, इजिप्ट एंड योर लीबिया। ये तुम्हारा किसके पार्ट हो गया, ईस्टर्न एम्पायर के पार्ट हो गया। और दोनों एक साथ था तो बहुत बड़ा रोमन एम्पायर टूट गया इससे, समझे, ये टूट गया पूरी तरीके से, टूट गया। उसका इसका जो कैपिटल हुआ ईस्टर्न एम्पायर का, इसका कैपिटल क्या हो गया, जो टर्की का भी हिस्सा है उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल सबसे पहले इसी का एम्पायर था, बिल्कुल बोलेंगे, बेंजानाइट जो एम्पायर था, ये बात करेंगे। तो पहले इसका देख लेते हैं क्या हुआ कि रोमन एम्पायर 6th सेंचुरी में दो भाग में टूट गया, वेस्टर्न एम्पायर और ईस्टर्न एम्पायर। वेस्टर्न एम्पायर का मैंने प्रेजेंट डे का दे दिया, कौन सा कंट्री जिसका कैपिटल रोम था, और ईस्टर्न एम्पायर का ये कैपिटल इसका कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये कहां का है, टर्की का हिस्सा है। तो इस तरह का समीकरण उस समय हुए थे। और हमें ये भी देखना होगा कि ये जो डिवीजन है, यानी कि जो डिवीजन तुम्हारा वेस्टर्न यूरोप का, वेस्टर्न एम्पायर का और ईस्टर्न एम्पायर का जो ये डिवीजन हुआ है, इसके वजह से बहुत सारे चेंजेस आने लगे। किसमें, एशिया और यूरोप में चेंज आने लगा। पहली बार एशिया कुछ अलग हो गया, यूरोप पहले अलग हो गया। क्यों, देखो अब फील आने लगा, देखो ये एशिया का भाग हो गया, यूरोप का भाग हो गया। तो अल्टीमेटली पहले रोमन एम्पायर में दोनों साथ में था, यानी कि एशिया और यूरोप में जो गैप है, समझते हो, गैप बढ़ने लगा, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, सब चेंज होने लगे। क्यों, दोनों का साम्राज्य अलग होगा, दोनों को रूल करने वाला अलग होगा। जब रूल करने वाला अलग होगा, थॉट्स प्रोसेस अलग हो जाएगा, पॉलिटिकल गवर्नेंस अलग हो जाएगा, सभी चीज अलग हो जाएंगे। अंग्रेजी में इस तरह का चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि थिंकिंग, लोगों का थिंकिंग, लिविंग पैटर्न, लिविंग स्टैंडर्ड, कल्चर क्या हुआ, सब चेंज होना शुरू हो गया। चेंजेस फुल चेंज है। और देखोगे तो जो नीचे का है, रोमन एम्पायर का बहुत अच्छा ट्रेड था हमारे भारत के साथ, ठीक है, 6th सेंचुरी में बहुत अच्छा था। इससे तुम्हारा इम्पैक्टेड ऑन ट्रेड विद इंडिया, इंडिया के साथ जो ट्रेड होता था, क्या वो इम्पैक्ट हुआ। क्यों इम्पैक्ट हुआ, क्यों ना हो इम्पैक्ट, ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा ये वाला हो गया साथ में, हाँ वेस्टर्न यूरोप बन गया, नीचे वाला तुम्हारा क्या है, इस तरफ है, इसको आने देगा, रोक नहीं लेगा उसको, क्योंकि ये अलग एम्पायर है, तो इसका ट्रेड तो टूट गया और ये अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। यानी कि इसका जो मेजर पोर्शन जो ट्रेड हमारे भारत के साथ होता था, स्पेशली तमिलनाडु में होता था उस समय, वो ब्रेक हो गया, उस स्पेसिस का ही
हाँ सामान वामान स्पाइसेस सबका बिल्कुल, और भी बहुत सारा था, गोल्ड था, आइवरी था, बहुत कुछ होता था उस समय, है ना। और उस समय याद करो 6th सेंचुरी मतलब क्या हुआ जी, 6th सेंचुरी मतलब हुआ 600 से लेके 500, तो क्या हो रहा है, महाजनपराव का टाइम है ये। 500 600। हाँ नीचे नहीं जाइएगा आप, बीसी में है ना, सॉरी 80 का, आई एम रियली सॉरी, बीच चला गया। तो ये कब होगा, गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड बेटा। अच्छा 6th सेंचुरी है ना, गुप्ता पीरियड कितना 550 तक था, मर्ज कट जाएगा, तो हमारे इंडिया में जो सेंट्रलाइज है ऊपर कौन है, गुप्ता है, ठीक है। आई एम सॉरी मैं बीसी में चला गया। गुप्ता पीरियड, गुप्ता मतलब गुप्ता पीरियड है, गुप्ता पीरियड जानते हो, आज तो जो पूजा करते हो मंडप उंडप बनाते हो सब उसका ही देन है। आज जो भगवान को देखते हो ना, जो हिंदुइज्म है सब गुप्ता को ऐसे है, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं बिकॉज ऑफ द गुप्ता। अभी और कुछ बताना है, तो क्या हुआ, इस तरह का समीकरण चेंज हुआ है। तो मैं फिर से दोहरा दूं, 6th सेंचुरी में क्या हुआ, रोमन एम्पायर इतना बड़ा जो एम्पायर था वो दो भाग में टूट गया, वेस्टर्न एम्पायर एंड ईस्टर्न एम्पायर। जब टूट गया तो एशिया और यूरोप में क्या पाने लगे, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, और इससे क्या हुआ, दोनों में फासला और बढ़ते चला गया, समझ गए, दोनों में फासला बढ़ते चला गया। और स्पेशली ऊपर वाला जो रीजन है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ट्रेड में पड़ा, क्योंकि बहुत पहले अच्छा ट्रेड रूट था, अब इसको रोक लेगा इस चीज को। हाँ कुछ क्वेश्चन पूछना हो जरूर पूछ लेना, समझे ना। और जो कैपिटल बताए थे कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, कॉन्स्टेंटिनोपल ये कहाँ का है, अभी प्रेजेंट बात करेंगे, टर्की का पार्ट है जी, टर्की का बताएंगे, इसके बारे में मजा आ जाएगा कि वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न इसका हिस्ट्री देखेंगे, वेस्टर्न एम्पायर का हिस्ट्री क्या है, दोनों को अलग अलग तरीके से देखेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है फ्यूडलिज्म, नहीं तो ऐसे आसमान में उड़ के नहीं आता फ्यूडलिज्म, सब इसी की वजह से फ्यूडलिज्म आया इंडिया में। इंडिया में नहीं, यूरोप में, यूरोप में आया कि इंडिया में अपने हिसाब से आया। इंडिया में जो फ्यूडलिज्म का बात होगा तो सतवाहन पीरियड का बात होगा, गिल्ड सिस्टम की बात करते हैं हम लोग उस समय, व्यापारियों का समय, हाँ सभी चीज इंटर रिलेटेड है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैं ये कि काम चोरी नहीं चलेगा, जाके घर में नहीं लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ने लिखने का, ये भी जान लेना, लिटरली बता रहे हैं, मतलब फेयर बनाना पड़ेगा, फिर बिल्कुल बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है तुम्हारे पास। जितना काम होता है लंबा करो इनिशियल स्टेज में सिविल सर्विस में, जितना मेहनत करना चाहते हो उतना मेहनत करो, यदि 1 घंटा लगेगा तो 2 घंटा करो उसके ऊपर मेहनत। शुरू में जितना मेहनत करोगे उतना ही रिड्यूस होगा बाद का मेहनत, अगर शुरू में कुछ खोखला है, कुछ आता नहीं है, बाद में और बढ़ जाएगा बर्डन। तो शुरू में जितना आराम से हो सकता है, जितना मेहनत हो सकता है उतना मेहनत करो। बच्चा लोग शुरू से ही शॉर्टकट पाना शुरू कर देता है, कभी नहीं निकाल पाएगा उससे बच्चा लोग सिविल सर्विस, बता दे रहा है। बहुत लोग आते हैं, जैसे बोला ना वो आरुष, बहुत सारे आए बहुत सारे गए, बहुत लोग आए बहुत लोग गए, वो कल लिखवा दिए थे बच्चा लोग को वो पोएम वाला, यही कर रहे हैं टाइम पास। देखिए इसे सीखता है बच्चे लोग। वेस्टर्न पार्ट, अब थोड़ा सा इसका देखें, वेस्टर्न पार्ट मतलब वेस्टर्न एम्पायर, जो ऊपर वाला बात बताए थे ना, स्पेन पोर्टुगल वाला जो टूट के चला गया था, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका क्या समीकरण हुआ 6th सेंचुरी के बाद, उसमें क्या क्या हरकत हुआ है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न एम्पायर की बात करेंगे तो क्या होगा, फ्लडेड, फ्लडेड बाय स्लैब, ठीक है, स्लैब एंड जर्मनिक ट्राइब्समैन, बाबू जर्मनी का जो ट्राइबल लोग है, ट्राइब में समझते हो, जो जंगल में घूमने वाले लोग हैं, ये सब क्या क्या फ्लडेड कर गए। ये जो एम्पायर बना था ना ऊपर, उस एम्पायर में ये लोग सब चले आए बाहर से, और ये कहां से आए थे बाबू, तो ये आए थे जर्मनी और रसिया से आए थे। देखो रसिया अभी तुम लोगों को लगता है, देखो रसिया कनेक्टेड है कि नहीं है, देखो यहाँ से जर्मनी, ये तो अभी दिख रहा है तुमको, पहले तो ये पार्ट था यूएसएसआर, बड़ा था ये, और उस समय तो और रहा होगा, कंटिन्यूअस रहा है, बिल्कुल पोलैंड तक था यहाँ पे। देखो तुरंत हमला कर देगा इस एम्पायर पे, ये जर्मन के नीचे क्या ट्राइब्स में, तो यूरोप कुछ था ही नहीं सर, कुछ नहीं था। यूरोप कंसेप्ट नहीं बताएंगे ना कैसे यूरोप कंसेप्ट आया है, कुछ नहीं था, यूरोप नाम के लिए था, सब रोमन एम्पायर है। और कोई ये नहीं समझे रोमन एम्पायर मतलब मुस्लिम एम्पायर, ऐसा कुछ नहीं है, क्रिश्चियन था वो, कैथोलिक था वो, रोमन कैथोलिक चर्च चलता था वहाँ पे। अभी बताइए कैसे डिफरेंस आया, कैसे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च आया वहाँ पे, जब ऑर्थोडॉक्स हटा से ये प्रोग्रेसिव आ गया, वो बहुत बात का है, प्रोटेस्टेंट बहुत बात का है, प्रोटेस्टेंट बहुत बात का है, जो मार्टिन लूथर किंग से जुड़ा हुआ है, वो बहुत बात का है। मगर अभी आपका ईस्टर्न एम्पायर में अलग हो गया है, विल सी एवरीथिंग।
देखो बाबू क्या हुआ कि वेस्टर्न पार्ट में यानी कि वेस्टर्न एम्पायर में क्या हुआ, टूट गया, तो बिखर गया, है ना। जब बिखर गया तो यहाँ पे स्लेव और जर्मनी ट्रैब्समैन जो बाहर के लोग सब है वो आके आक्रमण कर गए और ये लोग क्या किए, प्लंडर कर गए। प्लंडर मतलब क्या होता है, लूट लिए। प्लंडर द टेरिटरीज ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन जो एम्पायर था, रोमन एम्पायर का जमीन सब लूट लिया ये लोग आके ऊपर से। और इतना ही नहीं, विद पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ क्या हुआ, वहां पे सेटल्ड हो गया वो लोग, समझे, सेटल डाउन हो गया। अच्छी बात क्या है, जैसे दिल्ली सल्तनत है, ब्रिटिश और दिल्ली सल्तनत में क्या अंतर है, मुस्लिम एम्पायर आया तो बस गया। यही कारण है कि बहादुर शाह जफर, यू शुड नो, 1857 होने के बाद भी उसको हम बैठा देते हैं गद्दी पर, गद्दी बैठा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने वो ढल गया, उसका एम्पायर सिमिलर है, ये सेटल डाउन हुआ और ढल गया पूरी तरीके से, समझे ना, पूरी तरीके से सेटल डाउन हो गया। ट्रैवल वाला मगर इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया कि वहां पे डेमोग्राफिक चेंज हो गया। जैसे त्रिपुरा का हुआ, हाँ, त्रिपुरा का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, त्रिपुरा पूरा चेंज है डेमोग्राफिक्स, जाकर देख लीजिए उसमें, अगल बगल आपको मिल जाएगा, मणिपुर मिजोरम में ट्राइबल लोग मिल जाएगा, वहां देखिए किस तरह चेंज हुआ है त्रिपुरा। मुस्लिम आ गया, मुस्लिम नहीं आया, वहां पे बीजेपी का है गवर्नमेंट। कोई सोच सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का गवर्नमेंट होगा, संभव ही नहीं है। अभी तो ये है, तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज, ये है चंद्रवाल, चेंज डेमोग्राफिक्स। यहाँ पे डेमोग्राफिक्स चेंज, डेमोग्राफिक मतलब क्या है, पॉपुलेशन बहुत चेंज हो गया। पहले यहाँ पे अलग लोग रहते थे, यहाँ आके पूरा मिक्स हो गया, है ना। एक जगह जैसे कि तुम्हारा लेट से तुम्हारा मुस्लिम एम्पायर इंडिया में आया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ डेमोग्राफिक्स, मुस्लिम बढ़ गए, मिक्स हुए कि नहीं हुए, सब इंटीग्रेट हो गए। उसी तरह क्या हुआ, यहाँ सेटल डाउन हुआ, डेमोग्राफिक्स चेंज कर दिया। तो वो क्या लिखा हुआ, प्लंडर द टेरिटरीज ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का जो तुम्हारा ओल्ड रोमन एम्पायर था, उसका जमीन सब हथियार लिया, ये सब, समझे। उसके बाद सेटल डाउन हो गया और डेमोग्राफिक चेंज हो गया पूरी तरीके से। अब जब डेमोग्राफिक चेंज हुआ तो तुम्हारा अंतर आएगा कि नहीं आएगा, तुम्हारा कल्चर पे अंतर आ गया, कल्चर डिफरेंट हो गया, कल्चर डिफरेंट हो गया, ट्रेडिशन चेंज हो गया, गवर्नमेंट अगड़ी में ठीक है, बेटा बोल देंगे आपको। आई होप समझ में आ गया। यस सर। कोई दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, मगर फुल अटेंशन, आप नहीं लापरवाही वाला नहीं, बिल्कुल नहीं, फुल अटेंशन दो। जब टेरिटोरी लूट लिया, सेटल डाउन हो गया, डेमोग्राफिक चेंज हुआ, कल्चर चेंज हो गया, गवर्नमेंट पैटर्न चेंज हो गया, पूरी तरीके से चेंज हो गया। और ये बाबू यही तो है, यही तो रीजन है कि जिसके वजह से यूरोपियन नेशंस का जेनेसिस स्टार्ट हुआ। अब जाके यूरोपियन नेशंस अलग अलग कंट्री होगा, यानी कि जो भूमि का जो बांधा है, यही सब फेनोमेना बांधा है, यानी कि लेड टू फॉर्मेशन फॉर यूरोपियन नेशंस। इस तरह नहीं था, फ्रांस जर्मनी थोड़ी था, ये नहीं था। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि जब अलग अलग कल्चर अलग अलग जगह हो गया, अलग अलग गवर्नमेंट पैटर्न अलग अलग जगह पे हो गया, तो जाहिर सी बात है कंट्री का भी बुद्धि आएगा कि अलग अलग कंट्री बने, तो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन नेशंस। तो इतना कुछ तुम्हारा वेस्टर्न यूरोप में हुआ था। अब हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा चीज देखने वाली बात है कि देखो इतना आलम खराब था कि 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक, समझे ना, जो भी इससे पहले 6th सेंचुरी से पहले को जो भी तुम्हारा सिटीज थे, टाउन्स थे, अब ट्रेड खत्म हो गया बाबू। जेब में पैसा खत्म हो जाता है तो बुद्धि खत्म हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। क्या बोले हम, जेब में पैसा डाल दो, अपने आप तुम इंटेलेक्चुअल बन जाओगे, ये नियम है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो तुम्हारा सिटीज और तुम्हारा टाउन्स खत्म हुआ तो क्या हुआ, प्रोस्पेरिटी खत्म हुआ, समृद्धि खत्म हुआ। जब समृद्धि खत्म हुआ तो क्या हुआ, पूरी तरीके से पीछे चला गया। समृद्धि क्यों खत्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स खत्म हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया है। इसलिए 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक, यानी कि ये जो 400 साल का जो कालखंड है, इस कालखंड को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न एम्पायर का सबसे बड़ा डार्क एज है। इसलिए डार्क एज का जिक्र आता है, कहता है ना कि यूरोप डार्क एज में पड़ा हुआ था, तो यही तो है रीजन। जब रोमन एम्पायर से कटा और जो जिस तरह का सिटीज और टाउन डेवलप हुआ था वो और गर्द में चला गया। जैसा क्लासिकल रीजन, व्हाई वी ऑफन टर्म यूरोप इन 6th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी एज अ डार्क एज। ये डार्क एज हो गया,
और इसी को कहते हैं यूरोप इन डार्क एज। मगर चेंजेस होते हैं, है ना, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, जानकारी के लिए मैं बता दूं, उसके बाद बहुत कुछ इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे। यस उसके बाद क्या हुआ कि अचानक तुम्हारा आगे कंसिक्वेंट टाइम में 10th सेंचुरी के बाद, फ्रॉम 10th सेंचुरी थोड़ा रिवाइव करना शुरू हुआ, यानी कि तुम्हारा इकोनॉमी थोड़ा रिवाइव करना शुरू हो गया। जब इकोनॉमी रिवाइव करना शुरू हुआ तो सिटी रिवाइव हुआ, सिटी सब शुरू हो गए, सिटी सब बनना शुरू हो गए। और यदि मैं तुमको स्पेसिफिकली बताना चाहूं तो 12th एंड 14th सेंचुरी में फिर से ग्लोरी हासिल कर लिया, फिर से बड़े बड़े सिटीज और टाउन्स बनना शुरू हो जाएंगे। टाउन्स एंड सिटीज राइज, प्रॉस्पेरिटी राइज। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार होगा तभी ना जब पैसा आएगा, तभी ना समृद्धि होगा जी, लेकिन नहीं है। अब क्या हुआ, और इसके साथ नए नए यूनिवर्सिटीज बनना, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनना शुरू हो गया। और जब नया नया यूनिवर्सिटी शुरू हो गया तो इटली में तुम्हारा 2 यूनिवर्सिटी, उस समय का वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, एक पाडुआ एंड एक मिलान। ये 2 यूनिवर्सिटी, और ये 2 यूनिवर्सिटी क्या किए, ये 2 यूनिवर्सिटी बताए अवेकन किए लोग को, जागरूक फैलाए, अवेयरनेस फैलाए, ये अवेयरनेस फैला दी। और जब ये अवेयरनेस फैला दी तो बाबू यही अवेयरनेस की वजह से यूरोप में फिर से तुम्हारा रिनांसांस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? रिनांसांस, नया बर्थ, जो गर्त में था यूरोप, अब वहां पे नया बर्थ हुआ, कल्चर पूरी तरीके से मॉडिफाइड, चेंज। और गेटिंग मी, तो एक नया दौर आया बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, बिकॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी गेन ड्यूरिंग 12th to 14th सेंचुरी। इस पीरियड में जो प्रॉस्पेरिटी गेन हुआ, यूनिवर्सिटी बड़े बड़े बने, यूनिवर्सिटी बड़े बड़े बने तो अवेयरनेस हुआ, अवेयरनेस से तुम्हारा रिनांसांस आया। जब रिनांसांस आया, यहाँ से एक नया यूरोप, न्यू यूरोप डेवलप हुआ, और वही यूरोप तुम्हारा अभी है। और उसी बीच में बहुत डेवलपमेंट हुआ, है ना, उसी बीच में नए नए डेवलपमेंट हुए। हिटलर आए तुम्हारे, है ना, उसके बिस्मार्क आए, और इन्होंने किस तरह मॉडिफाई किया वो सब जानेंगे हम लोग। तो ये हिस्ट्री रहा कि वेस्टर्न पार्ट, यानी कि वेस्टर्न एम्पायर में क्या क्या चीज हुआ है विद सब्सिक्वेंट टाइम। हैव यू रिटन डाउन एवरीथिंग? फोटो खींच लो, घर में नहीं सुना, आई होप समझ में आ जाएगा। सर इसको बनाएंगे कैसे? पहले समझ लिए और लिख लो अपने भाषा में, लैंग्वेज में लिख लो। पहले ये बना लेना, लैंग्वेज लिख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मैन, सिविल सर्विस में यही काम देता है, कट टू कट नहीं होता है। अब देखेंगे हम, दूसरा बात करेंगे सर। ये उससे पहले जो है, जैसे ये आपका रसिया और जर्मनी से जो ट्राइबल ग्रुप आ गया, बिल्कुल, उसको आक्रमण किया, तो उससे पहले तो आपका कौन शासन कर रहा था? ये तो टूट गया ना, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पावर कोई नहीं बना। अनलाइक योर ईस्टर्न एम्पायर, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन है। कोई यहाँ पे कोई सेंट्रल पावर नहीं है। सेंट्रल पावर रहता तो अटैक करने ही नहीं देता उसको। उससे पहले इटली का था ना, इटली का रोमन कैथोलिक था। हाँ। सबसे पहले रोम एम्पायर, रोम एम्पायर 2 भाग में टूटा। ऊपर वाला आपका ये हो गया वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न एम्पायर। अब इसमें कोई सेंट्रलाइज किसी का रूल नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, पर नीचे में है। और नीचे में जिसका है तो वो रोमन का ही ट्रेडिशन लेके चला है, और फिर इसका ट्रेडिशन अरब वर्ल्ड ने लिया है। तो कैसे ट्रेडिशन पास ऑन हुआ? जब सर रोमन टूट गया तो वो तब ना कंस्टेंटिनोपल, बिल्कुल उसके बाद आया, नहीं तो पूरा एज अ होल रोम था। एज ए रोम था, ऐसे करके रोम था। हाँ। इसका जो लीबिया, इजिप्ट, बिल्कुल अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, स्पेन, ये सब आपका रोम था। हाँ। ये टूटा, उसके बाद आपका इटली ईस्टर्न और वेस्टर्न में टूट गया। हाँ। विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी। बिल्कुल। उसके बाद कंस्टेंटिनोपल आया। हाँ। और वो जब चला गया तब आया अरब। हाँ, वो बहुत बाद का, अरब का बहुत बाद का घटना है। अरब बता देंगे आज के, उसको टच करेंगे। तो ये हाजिया सोफिया, वो वहाँ से बिल्कुल बिल्कुल अरब के बाद हाजिया सोफिया, बिल्कुल उसका रिलेशन है। उस्मान जो ट्राइबल चीफ थे। हाँ, उस्मान जी शासन था, 16 साल या 18 साल का लड़का था। हाँ, उस्मान जी। देखिए हिस्ट्री ऑफ, अब एक तो हो गया वेस्टर्न एम्पायर, अब ईस्टर्न एम्पायर देखते हैं। तो समीकरण समझ में आया कि वेस्टर्न एम्पायर ऊपर में क्या क्या चल रहा था। ऊपर से ट्राइब्समैन लोग आए, कैसे आक्रमण किए, कैसे तुम्हारा गया, मगर फिर भी
12th और 14th सेंचुरी में जो प्रोस्पेरिटी गेन होना चाहिए वो गेन कर लिया। क्यों? नए नए यूनिवर्सिटी आना शुरू हो गए और यही यूनिवर्सिटी, क्योंकि बाबू यही तो था, वेस्टर्न एम्पायर तो था जो तुम्हारा पूरा यूरोप का पार्ट है। समझ में आया ना? यदि यूरोप में क्रांति आना है तो यहाँ क्रांति आएगा तभी तो यूरोप में क्रांति आएगा। और अब जो बात करेंगे जो अभी का प्रेजेंट एशिया का पार्ट है, यानी कि वेस्ट एशिया का पार्ट है कि नहीं है? वेस्ट एशिया का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ अभी के कॉन्टेक्स्ट में? तो अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न पार्ट जो कि वेस्ट एशिया है अभी का। हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न, यू कैन से ईस्टर्न एम्पायर। क्यों? क्योंकि रोम एम्पायर दो भाग में टूट गया जी। अब देखो, यदि मैं बात करूं कौन सा पार्ट तो मैंने लिखा दिया ना उस समय, कौन सा एरिया था? हाँ, लीबिया था, इजिप्ट था, ग्रीस था, बल्गेरिया था, टर्की था, सीरिया कुछ पार्ट, लेबनान कुछ पार्ट, जॉर्डन कुछ पार्ट, ये बता दिया मैंने। ये सब तो आप देखो, हाँ उस समय लिखा दिया था ना फर्स्ट में। अब देखो, मगर अनलाइक योर वेस्टर्न एम्पायर का तो कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी तो नहीं था, तभी तो जर्मन अटैक कर दिए, तभी तो स्लेव अटैक कर दिया रसिया और जर्मनी से। मगर इसके पास था जी, ये सेंट्रलाइज किया, रूल्ड बाय, ये नाम, ये अपना नाम भूल जाना, इनका नाम मत भूलना, बाइजेंटाइन एम्पायर आ गया, बहुत बड़ा एम्पायर है जी, ये पूरा कब्जा लिया, जो टूटा हुआ है वो पूरा कंट्रोल है इसका, बाइजेंटाइन। और बाइजेंटाइन एम्पायर क्या है? इसको देखो बी से मैं डिनोट कर रहा हूं, बाद में बी लिखूंगा इसको मैं। ये बाइजेंटाइन एम्पायर क्या किया है? दिस एम्पायर कैरिड फॉरवर्ड ओल्ड रोमन कल्चर, जो रोमन कल्चर था यही किया है, यही कैरी फॉरवर्ड किया, जो एज अ होल था ना, यही कैरी फॉरवर्ड किया, कैरी फॉरवर्ड ओल्ड रोमन ट्रेडिशंस। इसलिए सर रोमन में मुस्लिम ज्यादा है। अभी मुस्लिम आया ही नहीं, बाद में इस साम्राज्य को मुस्लिम खा जाएगा, समझ रहे हो? अभी दूर दूर तक नहीं, ये चर्च ही है, यही कॉन्स्टेंटिनोपल का हो गया। हाँ बाइजेंटाइन साम्राज्य, बिल्कुल। इसका कैपिटल क्या है? बिल्कुल वही तो बोले, इसका कैपिटल क्या हुआ? कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कहाँ है बाबू बताओ जरा? टर्की। इसलिए टर्की से हमेशा उसको रिवाइज करना चाहता है। यही तो कारण, अभी बताते क्यों टर्की इतना न्यूज में रहता है, तो कनेक्ट कर देंगे उसको, कैसे ऑटोमन एम्पायर आया वहां पे। तो देखिए, रूल्ड बाय बाइजेंटाइन एम्पायर, ये क्या किया? रोमन ट्रेडिशन आगे बढ़ाया है, ठीक है। मगर हैविंग सेड दैट, ये बोलने के बावजूद भी आपको एक चीज तो ध्यान देना होगा कि इसका जो चर्च सिस्टम था, इसका चर्च सिस्टम बहुत डिफरेंट था, है तो सभी क्रिश्चियन ही है सब, चर्च अलग है। ये चर्च का नाम, ये चर्च डिफरेंट है, इसको बोलते थे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, समझे? और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, और जो ऊपर जो था ना जी है वेस्टर्न एम्पायर, उसमें क्या था? उसमें पूरा पुराना वाला चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च अभी चलता है कि नहीं चलता है? बिल्कुल चर्च चलता है, जाके देख लीजिए, बरौनी रिफाइनरी में इनका ही होगा, रोमन कैथोलिक चर्च इनका ही होता है। तो दोनों में आइडियोलॉजी में डिफरेंस था, आइडियोलॉजी में डिफरेंस था, आइडियोलॉजी डिफरेंसेस। क्या आइडियोलॉजी डिफरेंसेस है? एक तो बताना चाहूंगा, ये दोनों जो चर्च है, स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट में जो विचारधारा है, ये बाबू ये क्या बोलेगा? जो सबसे हेड होगा उसका नाम होगा पोप। ये जो सबसे हेड होगा इसको बोलेंगे बिशप, जो कि जूलियस सीजर का तुम्हारा उसमें ड्रामा में दिया गया है। तो बिशप होता है, बिशप, हम लोग बिशप ही पढ़े हैं उसमें, आर्क बिशप वैसे। तो ये है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के बारे में पढ़े हैं आप, सिंपल सी बात है। अब देखो दूसरी बात क्या है, ये जो पॉप है ये इनविजिबल है, कभी भी कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकता है, ये एब्सोल्यूट है, कभी मिस्टेक नहीं कर सकता है, ये स्पिरिचुअल भगवान के बराबर है, कांट डू एनी मिस्टेक, कांट डू एनी मिस्टेक। कैथोलिक और पॉप में लड़ाई होती है। हाँ वो होता है, वो बाद में बताएंगे, प्रोटेस्टेंट क्लास आके सबको पीछे कर दिया बाद में, और वो भी एक आदमी को इसलिए जाता है, वो जो है वो बहुत बात का घटना है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तो समझ रहे हो ना, वो बहुत बात है। हाँ बोलिए। ऑर्थोडॉक्स से भी खतरनाक हो गया कैथोलिक चर्च से। हाँ मैं बताऊंगा, नहीं ऑर्थोडॉक्स ऐसा नहीं, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराना जो थॉट को लेके चलने वाला, हाँ, जो नहीं कि पुराना थॉट लेके चलने वाला होगा तो वो उसमें कंजर्वेटिव होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है पुराना विचार, कहीं तो बहुत लिबरल भी होते हैं विचार, है ना। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है कि पहले वाला, अब पहले वाला आप कंजर्वेटिव भी हो सकता है, लिबरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिस्टम, वहाँ का सिस्टम क्या है।
मगर बिशप क्या है, कांट डू मिस्टेक, यानी कि हम अकाउंटेबल है, ये दूसरे टर्म बोल सकते हैं, यानी कि अकाउंटेबिलिटी चेक किया जाएगा इसका, आप क्या कर रहे हो, क्या सही नहीं कर रहे हो, वो क्वेश्चन मार्क उठेगा, इस पे क्वेश्चन उठेगा, इस पे बाबू कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, नो क्वेश्चन, जो कर दिए पॉप कर दिए, पॉप हेड है, समझ रहे हो ना, अभी पॉप होता है कि नहीं होता है, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ देखा था ऐसे कर रहा था सोशल मीडिया में, कौन सी दुनिया में रहते हो तुम लोग, सोशल मीडिया भी नहीं देखते हो, जब डोनाल्ड ट्रम्प तुम्हारा प्रेसिडेंट बना था उस समय का बात है 2018 का, और बिशप क्या है, अकाउंटेबल है, जिसको क्वेश्चन पूछे जा सकते हो। दूसरा जैसे कि समझ गए, एक डिफरेंस समझ गए, ये एक हेड पॉप रहेगा, दूसरा आइडियोलॉजी में क्या है, मिस्टेक नहीं कर सकता, इसमें मिस्टेक कर सकता है। अब देखो जैसे कि हम इंडिया से इसको कनेक्ट करना चाहेंगे, जब इंडिया में शुरू में वैदिक एज चला था खाली संस्कृत में लिटरेचर, संस्कृत में लिटरेचर, संस्कृत में लिटरेचर, उसके बाद क्या हुआ, बुद्धिज्म जैनिज्म जब राइज किया तो लोकल लैंग्वेज आया कि नहीं आया, पाली आया, प्राकृत आया, और भी बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस आए ऑन द सिमिलर लाइन। ये क्या था कि पहले का जो लैंग्वेज था, लैटिन लैंग्वेज यहाँ पे चलता था, यहाँ पे क्या हुआ, लोकल लैंग्वेजेस का यूज होने शुरू हो गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस, यानी कि लोकल लैंग्वेज में क्रिश्चियनिटी को प्रीच किया जाएगा, और ये एज इट इज जो पहले का लैंग्वेज चल रहा था, जो एब्सोल्यूट था, जिसमें ज्यादा लोगों का श्रद्धा था, जैसे संस्कृत हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उस तरह ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। तो बात समझे आइडियोलॉजी डिफरेंस कैसे हुआ, तो वही तो बोल रहे थे उस समय कि यूरोप और एशिया में कैसे लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हुआ, कैसे थिंकिंग चेंज हुआ, तो थिंकिंग चेंज होने का एक ये भी तो बड़ा वजह है, समझ में आया अंकित? यस सर, समझना है सब चीज। रोमन कैथोलिक चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च। अब देखो ये चर्च रिस्पॉन्सिबल है, ये चर्च रिस्पॉन्सिबल है एज वेल एज तुम्हारा बेंजाइंटाइन रूलर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किस चीज के लिए, कि रसिया ने क्या किया, रसिया एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी बाबू जो रसिया में है ना, सबसे जाता है इस चर्च को, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, क्यों रसिया सटा हुआ है वहां पे, टर्की देख लो ना वहां पे, देखो इधर टर्की है, यहाँ पे सटा कि नहीं सटा है, यहाँ पे अभी तुम्हारा अलग हो गया, देखो ना 60 में ये टर्की है, यहाँ देखो सब 60 में, ये यूक्रेन सब तो इसी का पार्ट तो था, ये तो बात का यूक्रेन तो अभी भी, यूक्रेन पे अभी भी हमला होता है क्रीमिया पे। तो क्या हुआ कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च और बेजेंटाइन रूलर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसके वजह से तुम्हारा रसिया इतना बड़ा कंट्री क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, प्रेशर की वजह से। समझ में आ रहा है ये सब चीज, होप सो। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ, आगे यदि हम बात करेंगे, एक समीकरण ये भी देखते हैं हम लोग, एक समीकरण देखेंगे कि देखो अब इसका ट्रेड रूट तो ब्लॉक नहीं हुआ, अनलाइक योर वेस्टर्न पार्ट, ये वाला तो क्या ब्लॉक हो गया, इसका ब्लॉक नहीं हुआ, ये तो अभी भी एशिया के साथ ट्रेड करेगा, यानी कि 6th सेंचुरी में कोलैप्स हो गया, 6th सेंचुरी में क्या कोलैप्स हुआ, रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया, और उसके बावजूद भी जो ट्रेड था वो अभी भी फ्लरिशिंग है, इसका कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसको फ्लरिश्ड है, चमक रहा है, यानी प्रॉस्पेरिटी अभी भी है। क्यों? क्योंकि जितने भी फॉरेन ट्रेड थे, इनलैंड ट्रेड थे, अभी भी हो रहा है, इंडिया के साथ इसका ट्रेड अभी भी स्टिल चल रहा है। वहां किसका ट्रेड टूटा है? ऊपर वाला भाग का टूटा है। क्यों? अरे बाबू क्यों करने देगा, इसका साम्राज्य है, भागो यहाँ से, भगा देगा ये, क्योंकि मेरा एम्पायर है, भागो यहाँ से। अब यहाँ से दौड़ते हुए तो आएगा नहीं, उतना टेक्नोलॉजी तो बना नहीं है अभी, ये तो बाद में तुम्हारा वास्को ड गामा दौड़ते हुए आया तब पता चला है। तो क्या हुआ, इसका ट्रेड अभी भी फ्लरिश्ड है, रोमन एम्पायर खत्म होने के बाद, यानी कि प्रॉस्पेरिटी अभी भी है इसका, अनलाइक दैट वन, अनलाइक वेस्टर्न एम्पायर। तो ईस्टर्न एम्पायर फ्लरिश ही रहा है, समझे बात को। मगर देखो ये समझने वाली बात है कि जैसे ये आगे बढ़ा तो बेंजेंटाइन जो एम्पायर था, इसका जो ट्रेडिशन था और कल्चर जो थे, ट्रेडिशन और कल्चर, ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया, पूरी तरीके से निगल गया इसको, खा गया इसको, और उसी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया अरब का वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड। कहीं मुस्लिम नहीं है कहीं पे, तो अब्जॉर्ब बाय अरब। 700 बोले क्या है उसे, समझे, अरब वर्ल्ड ने एब्जॉर्ब कर लिया इसका बेंजेंटाइन ट्रेडिशन का कल्चर को एब्जॉर्ब कर लिया अरब वर्ल्ड ने। ठीक है, फाइन। कैसे किया अरब वर्ल्ड ने? जब उसने पहले सीरिया एंड इजिप्ट को जब कंट्रोल किया था बाय कैप्चरिंग सीरिया एंड इजिप्ट। अब ये हमको समझना होगा, तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यही हुआ कि जो हमारा बेंजेंटाइन एम्पायर है, यानी कि ईस्टर्न एम्पायर है, ईस्टर्न एम्पायर एक ब्रिज बना। ब्रिज मतलब क्या होता है?
पुल बना किसके बीच में? रोमन एम्पायर एंड अरब वर्ल्ड के बीच में, क्योंकि रोमन एम्पायर का ही ट्रेडिशन पहुंचा दिया ना अरब वर्ल्ड को फिर से जाके, वही नहीं कैरी फॉरवर्ड हुआ है। समझ रहे, ये ब्यूटीफुल चीज है। यानी कि हम कहीं सीखते हैं, जैसे हम सिक्किम से सीखे, दिल्ली सीखे, यहाँ पे आया नहीं है। यही तो है जो इसने ये ईस्टर्न एम्पायर ने जो सीखा था रोमन एम्पायर से, वो चीज क्या हुआ, अरब वर्ल्ड जब उसको निकल गया कैरी फॉरवर्ड हो गया। और यही तो कारण है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जब फादर देखोगे तो तुमको ऊपर नजर आएगा मोसेस नजर आएगा। हाँ, फिलोसॉफी एंड रिलीजन में पढ़ाए थे ना, मोसेस नजर आएगा जो कॉमन है। क्रिश्चियनिटी और तुम्हारे इस्लाम का जो फादर है ऊपर वाले, कॉमन है दोनों का। यही रीजन है क्यों, क्योंकि सिविलाइजेशन कॉमन है दोनों का। और गेटिंग में रोमन एम्पायर एंड योर अरब वर्ल्ड का ये ब्रीच है। दोनों कल्चर एक हो गया सर। कल्चर एक नहीं हुआ, समय के साथ कल्चर बदलता है महाराज, कैरी फॉरवर्ड हुआ है। हम लोग मुस्लिम साथ बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। हम नहीं बदले क्योंकि हमारा अपना ही रहा वो, हम अपना ही कल्चर लेके चले हैं जी। हम इंटरमिक्स हो गए हैं। बहुत सारी चीज तो हम जानते हैं, बहुत सारी चीज हम सीख भी गए हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर हम पूरा बदले नहीं है। तो ब्रिज हो गए एक तरह से। जो हम लोग के जो जनरेशन हो गए बहुत पहले वैदिक वाले, वो बहुत डिफरेंट हो गए हमसे। तो कल्चर तो हम लिए कि नहीं लिए। और कल्चर क्या होता है, चेंज एंड कंटिन्यूटी है। चेंज भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। इट्स ऑल अबाउट कल्चर। रोमन एम्पायर अरब एम्पायर जैसे कॉमन हो गया ना, उनके जो गॉड फादर हो गए कॉमन हो गए। हाँ, कॉमन हो गया। लेकिन हम लोग के तो गॉड फादर जैसे नहीं, हम लोग अलग है। उतना भी होगा तो हाँ, वही रहेगा। हम डिफरेंट है, हमारा जेनेसिस ही अलग है। इनका कॉमन फादर, कॉमन फादर एंसेस्टर सेम है। ये देखो क्या हुआ, ईस्टर्न एम्पायर रिस्पांसिबल है किसके लिए, रिवाइवल ऑफ योर ग्रीक लर्निंग। और यहूदी में पढ़े थे उसका भी कॉमन हो जाता है। कॉमन, बिल्कुल कॉमन ही है। यहूदी का भी, बिल्कुल ज्यूज का, जुडाइज्म का, इसका मतलब जो क्रिश्चियन मुस्लिम और जुडाइज्म तीनों एक हो गया। एक नहीं हुआ, फोर फादर से एक है, फिर प्रिंसिपल बदला नीचे जाके, धीरे धीरे मतलब नीचे से चेंज हुआ। उसमें पॉलिटिकल पैटर्न बहुत तरह का बात होगा, पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे इस्लाम अलग हो गया पूरी तरीके से। तो देखो ईस्टर्न एम्पायर बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है फॉर द रिवाइवल ऑफ ग्रीक लर्निंग। ग्रीक लर्निंग समझे ना, ग्रीक लर्निंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। लिख लो इस चीज को। अब बात करेंगे कि किस तरह बेंजेंटाइन एम्पायर किस तरह खत्म हुआ है। तो देख रहे हो 6th सेंचुरी के बाद चला, स्मूथली चला है, इसको ना ट्रेड में कोई दिक्कत ना कुछ नहीं, वो आराम से चला है। बहुत बड़ा एम्पायर आराम से लंबा समय तक गया है। मगर इन द मिडल ऑफ 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में कुछ ऐसा होता है जो सत्ता पलट देता है। सत्ता पलटने के बाद क्यों, अभी रेडिकल हो रहे थे इस्लामिक कंट्री, याद करिए सऊदी अरब को वाहिबिज्म सब, बहुत सारा रेडिकल मूवमेंट्स हुआ है पास्ट में, समझ रहे हो ना। Yes, और कोई हम अभी आई एम इन पब्लिक डोमेन, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। और हम लोग बात किए थे रिलीजन एंड फिलोसफी, पहले कल्चर का पार्ट हो चुका है। और हिस्ट्री गवाह है कि जब भारत में इतना कुछ हुआ तो पागलपंथी मूवमेंट भी हुआ था इस भारत में, ठीक है ना। कोई गलत नहीं है। खिलाफत इशू हमारे गांधी बाबा किए थे कि नहीं किए थे? सिख द्वारा नहीं, पागलपंथी मुस्लिम का। अच्छा, यहाँ केरल में नहीं, इधर यूपी में, बिहार में पटना एक्टिव था सबसे, पागलपंथी में सहारनपुर एक्टिव था। और सन्यासी हुआ बंगाल में, वो अलग है, वो सन्यासी बहुत पहले का था। ये आपका अंग्रेज का टाइम का है, वो भी अंतिम है, मतलब लास्ट फेज में 20th सेंचुरी में। पागलपंथी क्यों नाम दिया? पागलपंथी मतलब हम नाम पढ़ा होगा, लोग बहुत रेडिकल होंगे इसलिए पढ़ा होगा। इसलिए पागल तरह करते हैं। देखिए मिडल ऑफ, अब देखो मिडल ऑफ 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में क्या घटना हुआ, यानी कि 1400 से लेकर 1500 के बीच में यात्रा करोगे, इस बीच में क्या हुआ बाबू, ये जो बेंजेंटाइन एम्पायर था फॉल हो गया, कोलैप्स कर गया, खत्म, कोलैप्स हो गया। यानी कि जो इसका जो कैपिटल था टर्की में, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये क्या हो गया, खत्म, डिक्लाइन, फुल डिक्लाइन। क्यों? क्योंकि ऑटोमन टर्क्स ने कैप्चर कर लिया उसको। ऑटोमन कैप्चर्ड बाय ऑटोमन टर्क्स। ऑटोमन टर्क्स ने क्या किया, कैप्चर कर लिया। यदि मैं तुमको ऑटोमन
टर्क्स का बताऊं तो मैं सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूं कि ऑटोमन क्या होता है। ऑटोमन एक शब्द है, ठीक है, डिराइव फ्रॉम, ये जो शब्द है तुम्हारा डिराइव किया गया जब उस समय जो थे तुम्हारे उस्मान, ये उस्मान ट्राइब्स के चीफ थे जी, ये ट्राइब्स के चीफ थे और इन्होंने ये ऑटोमन वर्ड दिया था, ये क्लैन दिया, क्लैन है इसका। और उस्मान जो ट्राइब चीफ थे ये क्या किए थे, ये भी अपना एक डायनेस्टी बनाए थे, फाउंडेड एक डायनेस्टी, वो उतना बड़ा डायनेस्टी नहीं था, फाउंडेड डायनेस्टी, वो छोटा डायनेस्टी था, वही डायनेस्टी बाद में जाकर इंगल्फ कर दिया बेंजाइटाइन एम्पायर को, पूरा अरब वर्ल्ड बना दिया, छोटा मतलब एक दौड़ा लाड़ में जिसको लपेटना था लपेट लिया, वही ऑटोमन तुर्क। हाँ, तो ऑटोमन, ये ऑटोमन कहाँ से आया शब्द, ये ऑटोमन टर्क्स तो पड़ा है, ये तो पूरा बन गया। इसका जेनेसिस कैसे है, तो उस्मान जो ट्राइब चीफ था उसने एक छोटा सा डायनेस्टी बनाया था अपना, समझे ना, और डायनेस्टी बनाया था और एम्पायर भी इसका था, बाद में एम्पायर बना कब, तो 1300 के आसपास, समझे ना। और अभी घटना क्या है, 15वीं सेंचुरी है, यानी कि छोटा बना के वो अपना रह रहा है बढ़िया से, जब जैसे अपॉर्चुनिटी देखा बेंजाइटाइन एम्पायर को इंगल्फ कर दिया वो, इसलिए सर पूरा टर्की उर्की में जो है सब पूरा मुस्लिम है पूरा। देखो ना, यही कारण है, यही रीजन है कि पहले टर्की में क्या था, देखो ये वाला था कैथोलिक वाला, कैथोलिक बोले, दूसरा वाला ग्रीको वाला जो बोले थे जहाँ पे बिशप हेड होता है, सब क्रिश्चियन थे। अब जब ये हो गया तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ से जब कैप्चर किया तो यहाँ से तुम्हारा शुरू हुआ ऑटोमन एम्पायर। अब ऑटोमन एम्पायर बना तुम्हारा ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। और इसलिए ऑटोमन एम्पायर को हम कह सकते हैं कि माइनर एशिया है कि नहीं है, एशिया का एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि एशिया का एक हिस्सा जो किसके अंदर है, ऑटोमन एम्पायर के अंदर है। और बहुत पावरफुल बना ये समय के साथ साथ 15th और 16th सेंचुरी में, और 15th और 16th सेंचुरी में ऑटोमन बहुत पावरफुल था, किसी के पास चुनौती नहीं था, कोई चुनौती नहीं दे सकता था, इतना बड़ा पावरफुल बना था ये ऑटोमन एम्पायर। और यदि मैं बता दूं तो ये कम से कम उसके बाद ये रूल्ड फॉर 600 ईयर, 600 साल तक काम किया, रूल किया, अनलेस कैलिफर सिस्टम खत्म ना हो जाता है। कब खत्म हुआ, 1922 में, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हाँ, आपको तो याद ही होगा, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वही खिलाफत इशू जो इंडिया में चल रहा था, गांधी बाबा लेके चल रहे थे, क्यों टर्की हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसका खलीफा का पद, हाँ खलीफा हो गया पद वाला, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया इसका, यानी कि ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया, कोलैप्स्ड, यानी कि 600 साल तक देख लो, 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी जोड़ोगे 600 साल तक, ये तुमको 1922 पहुंचा देगा, यानी कि 600 साल तक स्मूथली रूल किया है। 1992 में क्या हुआ, कोलैप्स कर गया ऑटोमन एम्पायर, कोलैप्स, फुल कोलैप्स। और यहाँ से जो कैलिफेट का कॉन्सेप्ट था, खलीफा, कि पूरा दुनिया में मुस्लिम का एक ही कोई नेशन होगा, खत्म हो गया वो सब चीज, समझे, वो खत्म, फुल खत्म, यानी कि खिलाफत, ये खलीफा कॉन्सेप्ट खत्म। अब जब ये खत्म हुआ, ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ, इसको रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस किया मॉडर्न टाइम में, उसको बोलते हैं टर्किश रिपब्लिक, जो कि अभी का टर्की है, अभी का टर्की बना है, समझे, इसका इतना बड़ा इतिहास है तुम्हारा, रिप्लेस्ड बाय टर्किश रिपब्लिक। और इतना ही नहीं, टर्किश रिपब्लिक हुआ साथ अभी तो एम्पायर बड़ा था, अलग से अपना ग्रीस भी है, कुछ तुम्हारा मॉडर्न यूरोपियन नेशन, अब कुछ सीरिया है ना, ऐसा कुछ अब अपना भाग में टूट गए, यही समीकरण तो है। तो कैसे हमारे यूरोप में, एशिया में अलग अलग कंट्री बना है, एम्पायर कैसे टूटा, ये जान लिए तो सब जान लोगे। और इसी तरह यानी कि इसका हम बात करें तो कुछ नहीं, मिडल ईस्ट कैसे बना है, और तो बात करते हैं टर्मोइल का जो मिडल ईस्ट में, दैट इज द क्लास फॉर टुडे, ठीक है, इतना ही था करना। I have time, pause the video, complete the video। खत्म, आज 5:30 बजे